नमस्कार। आज हमारी चर्चा का विषय है कक्षा 11वीं की पुस्तक आरोह भाग 1 में से पाठ 5 गलता लोहा के प्रश्नोत्तर। इसकी व्याख्या हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, जिसमें पहला प्रश्न है, कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख कीजिए जिसमें किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया हो। जैसा कि आपने पाठ पढ़ा है, इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं कि एक दिन जब धनराम 13 का पहाड़ा नहीं सुना पाया तो मास्टर त्रिलोक संघ ने अपनी जबान के चाबुक का उपयोग करते हुए कहा कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा पड़ा है, विद्या का ताप कहाँ से पहुँचेगा। यह बात सच भी थी, क्योंकि धनराम के पिता में किताबों पर विद्या का ताप लगाने का सामर्थ्य ही नहीं था। इसलिए जैसे ही धनराम हाथ पैर चलाने के लायक हुआ तो पिता ने उसे धोंकने फूकने यानी कि सान लगाने, लोहे पर आरी का काम यानी कि चीज़ों को धार लगाने का काम करवाना शुरू कर दिया, और फिर हथौड़े से लेकर घन चलाने का काम विद्या, इन सब की विद्या वो सिखाने लगा। तो इन्हीं प्रसंगों में ही किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। दूसरा प्रश्न, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंद्वी क्यों नहीं समझता था। बचपन में ही नीची जाति के धनराम के मन में यह बात बैठा दी गई थी कि ऊंची जाति वाले लोग उनके प्रतिद्वंदी नहीं होते। प्रतिद्वंदी होता है बेटा कॉम्पिटिटर। दूसरी कक्षा में मोहन सबसे बुद्धिमान बालक था, पूरे विद्यालय का मॉनिटर था, और मास्टर त्रिलोक सिंह का तो यह चहेता स्टूडेंट था। और बार बार यह कहना कि मोहन एक दिन पूरे विद्यालय का नाम रोशन करेगा, इन सब बातों से धनराम के दिमाग पर गहरा असर हुआ और उसने कभी भी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा। तीसरा प्रश्न, धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों। धनराम को मोहन के हथौड़ा चलाने और लोहे की छड़ को बिल्कुल सटीक गोलाई कर देने की बात पर आश्चर्य तो हुआ। धनराम उसकी कार्यकुशलता को देखकर इतना आश्चर्यचकित नहीं होता जितना कि वह यह सोचकर आश्चर्यचकित होता है कि मोहन तो पुरोहित यानी कि ऊंचे खानदान से ब्राह्मण खानदान का होने के बावजूद भी निम्न जाति के काम कैसे कर रहा था। और इस बात का आश्चर्य धनराम को हुआ कि कैसे मोहन ने अपनी जाति को भुलाकर यह काम स्वीकार कर लिया था। अगला प्रश्न, मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा है। मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को नया अध्याय इसलिए कहा गया है क्योंकि गांव के परिवेश से निकलकर उसे शहरी परिवेश का ज्ञान हुआ। शहर में आकर उसकी आगे की पढ़ाई का अधूरा मौका मिला। यदि वह गांव में रहता तो उसे शिक्षा से वंचित रहना पड़ता। यहाँ आने पर उसे पारिवारिक मजबूरी का ज्ञान भी हुआ। इसलिए चाहते हुए भी वह अपनी पढ़ाई और नौकरी वाली बात घर वालों को नहीं बता पाया। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो मोहन के जीवन का अध्याय सुखद तो नहीं था, किंतु था उसके लिए एक नया अध्याय ही। पांचवा प्रश्न, मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जबान के चाबुक कहा है और क्यों। धनराम 13 का पहाड़ा न याद कर पाने पर मास्टर त्रिलोक सिंह द्वारा कहे गए व्यंग्य वचन कि उसके दिमाग में तो लोहा भरा पड़ा है, इसको लेखक ने जबान का चाबुक कहा है। लेखक के कहने का तात्पर्य है कि शारीरिक चोट से इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी कि जबान से के द्वारा की गई चोट से। ये चोट कभी न भूलने वाली और व्यक्ति का मनोबल गिरा देने वाली होती है। कुछ ऐसा ही धनराम के साथ हुआ, क्योंकि इसी कारण वह हीन भावना से ग्रसित होकर आगे नहीं बढ़ पाया और अपने पिता के देहांत के बाद पुश्तैनी काम में लग गया था। छठा प्रश्न, बिरादरी का यही सहारा होता है। ये शब्द किसने कहे और किससे कहे, किस प्रसंग में कहे, किस आशय से कहे, क्या कहानी का आशय में यह स्पष्ट हुआ है। इसके उत्तर में आप क्या लिखेंगे। पहले, ये वाक्य वंशीधर ने अपनी बिरादरी के युवक रमेश से कहे। किस प्रसंग में कहे। जब वंशीधर अपने बेटे की पढ़ाई आगे की पढ़ाई के लिए चिंतित थे, उस समय रमेश ने उन्हें सहानुभूति प्रकट करते हुए उनके बेटे को अपने साथ आगे की पढ़ाई के लिए लखनऊ जाने की बात कह दी। तो इस प्रसंग में अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए
बंशीधर ने उपयुक्त बातें कही। आगे पूछा है कि रमेश के प्रति कृतज्ञता का भाव। वंशीधर ने उपयुक्त वाक्य रमेश के प्रति कृतज्ञता के भाव के आशय से कहे थे। वंशीधर के कहने का यह आशय था कि जाति बिरादरी का यही तो लाभ होता है कि मौके पर वे एक दूसरे की सहायता करें। तो इस कहानी से क्या उनका पूरा आशय स्पष्ट होता है? इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं कि इस कहानी में वंशीधर का आशय बिल्कुल भी यह सिद्ध नहीं होता। वंशीधर ने अपने बेटे को जिस आशा से रमेश के साथ भेजा था वह पूरा ही नहीं हो सका। रमेश ने उनके बेटे को पढ़ाने की बजाय अपना घरेलू नौकर बनाकर उसका शोषण कर लिया था। अगला प्रश्न, उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। कहानी के इस वाक्य में ये किसके लिए कहा गया है? किस प्रसंग में कहा गया है? यह पात्र विशेष के किन चारित्रिक पहलुओं को उजागर करता है? आपको पता ही है कि ये वाक्य मोहन के लिए कहा गया है। और प्रसंग कौन सा था? जब मोहन ने भट्टी पर बैठकर लोहे की मोटी छड़ को त्रुटिहीन गोलाई में ढालकर सुडौल बना दिया था, तब उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक आ गई थी। यह मोहन की चारित्रिक विशेषताओं को उजागर करता है। वह जाति को व्यवसाय से नहीं जोड़ता, अपने मित्र की मदद करके वह उदारता का भी परिचय देता है। प्रश्न 7, गांव और शहर दोनों जगह पर चलने वाले मोहन के जीवन संघर्ष में क्या फ़र्क है? चर्चा करें और लिखें। गांव और शहर दोनों जगह पर चलने वाले मोहन के जीवन संघर्ष में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। गांव में उसे गरीबी, साधनहीनता, प्राकृतिक बाधाओं के साथ संघर्ष करना पड़ा, जबकि शहर में उसे दिन भर नौकरों की तरह काम करना पड़ा। मामूली से स्कूल में भी ठीक से पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला और इन सब संघर्षों से उसे गुजरना पड़ा। एक अध्यापक के रूप में त्रिलोक सिंह का व्यक्तित्व आपको कैसा लगता है? अपनी समझ में उनकी खूबियों और खामियों पर विचार कीजिए। मास्टर त्रिलोक सिंह एक परंपरागत शिक्षक थे। वे एक अच्छे अध्यापक की तरह बच्चों को पढ़ाते थे। किसी सहयोग के बिना अकेले ही पूरी पाठशाला को चलाते हैं। वे अनुशासन प्रिय शिक्षक और दंड देने में विश्वास रखते हैं। इन विशेषताओं के साथ उनमें कुछ खामियां भी हैं। मास्टर जी के मन में जातिगत भेदभाव था, बहुत गहरे से बैठा हुआ था। इसलिए वे मोहन जैसे उच्च कुल के बालक को अधिक प्यार करते हैं और धनराम जैसे नीचे कुल के बालक के दिमाग में लोहा भरा पड़ा है जैसे कटु वचन कहने से भी नहीं चूकते, जो कि एक शिक्षक को मेरे अनुसार ये कतई शोभा नहीं देता। शिक्षक को चाहिए कि वो बच्चों का मनोबल बढ़ाए, न कि मनोबल गिराए। यदि लेखक उस समय मोहन के पिता को भी वहाँ लाकर खड़ा कर देता, जो मोहन को की सही कला को पहचान कर अपनी जातिगत परंपरा को भुलाकर अपने बेटे मोहन को उसकी इच्छा अनुसार का काम करने की छूट दे देते, तो इस तरह से मोहन को इन सारी बातों से ना गुजरना पड़ता। तो बच्चों, ये थे प्रश्न उत्तर। आप अपनी कॉपी में इसे लिखकर याद कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।